हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर आप लोग को हम दिए थे। उस लेक्चर में जो कुछ पॉइंट बची हुई थी वो पॉइंट हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक ना। देखिए, तो उस लेक्चर में हम लोगों का पॉइंट बची थी, एक किरचॉफ लॉ बचा हुआ था। किरचॉफ लॉ के बारे में उसमें हम लोग जिक्र नहीं किए थे। किरचॉफ लॉ को अलग से बोले थे, एक अलग से लेक्चर आप लोगों को देंगे। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले किरचॉफ लॉ के बारे में समझते हैं। देखिए, किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने कुछ लॉ दिए थे, नियम दिए थे। इनका दो स्टेटमेंट था, यानी किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित बातें बोले थे। क्या संबंधित बातें बोले थे उसके बारे में समझिए। देखिए, इनका स्टेटमेंट था किरचॉफ लॉ का, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम लोग का सर्किट दिया हुआ रहता था, इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, तो उस रेसिस्टेंस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है। मान लीजिए अगर हम लोगों को पैरेलल और सीरीज में लगा हुआ रहता है सर्किट, तो बहुत आसानी से हम लोग वहाँ से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसको वहाँ से बहुत अच्छे से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, बहुत आसानी से। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाए, पूरा रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, दो तीन गो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे ना कि एगो रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है, एगो रेसिस्टेंस ये लगा हुआ और ऐसे लगा हुआ, एगो रेसिस्टेंस ऐसे लगा हुआ, ऐसे करके, और यहाँ से क्या है, यहाँ से ऐसे करके एगो हम लोग का बैटरी लगा हुआ रहता, ऐसे लगा हुआ रहता था। तो इससे हम लोग आराम से पता कर सकते थे इसका रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस क्या है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट, कितना वोल्टेज फ्लो है, ये सब हम लोग आराम से कर सकते थे। लेकिन मान लेते यही स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना दे, तो एगो रेसिस्टेंस यहाँ दे दिया है, एगो बैटरी इन्हें लगा दिया है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हम लोग का एगो रेसिस्टेंस यहाँ ऐसे करके लगा दिया, ऐसे रेसिस्टेंस एगो लगा दिया, फिर यहाँ से ऐसे करके एगो बैटरी इधर भी जोड़ दिया, यहाँ पे बैटरी ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया ना कि एगो यहाँ पे ऐसे करके एगो रेसिस्टेंस ऐसे और घुसा दिया, ठीक है। फिर बाद में पता चल रहा है कि एगो इधर भी कहीं ऐसे करके एगो रेसिस्टेंस ऐसे घुसा दिया। तो अगर इस तरह का फिगर रहे, और देखिए ध्यान रखिए, इसमें अभी तक हम लोग एगो जो भी हम लोग का बैटरी लगाया हुआ रहता था, एक रहता था, लेकिन एगो दूगो। तो इस तरह का फिगर को ना निकालना, सिंपल रूप में निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं निकाल पाइएगा इस तरह का। तो अगर इस तरह का रेसिस्टेंस नहीं निकालिए, इस तरह के फिगर का रेसिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इस तरह का फिगर का रेसिस्टेंस। तो इस तरह के फिगर का रेसिस्टेंस निकालने के लिए फिर आए थे यही किरचॉफ साहब आए थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीट मतलब गेहूँ, स्टोन मतलब कि पत्थर, ब्रिज मतलब कि पुल। तो गेहूँ पत्थर ब्रिज पुल, गेहूँ पत्थर पुल साइंटिस्ट का नाम था, तो आए थे। तो वही कुछ बातें बोले, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सब एक एक बारे में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप वाइज समझते हैं, तब फिर समझने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर शुरू में पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया। हाँ, लेकिन पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पीछे वाला लेक्चर अच्छा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। दो का स्टेटमेंट था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, अच्छे से समझते हैं। देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लोगों का स्टेटमेंट क्या देता है, एक सेकेंड। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग का क्या, देखिए, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। देखिए, इसके बारे में समझते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग और दूसरा नियम बोलते हैं ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग और अनदर नियम बोलते हैं। इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसका और दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, इसका नाम हम लोग और दूसरा दे सकते हैं। पहला तो जंक्शन रूल दे सकते हैं, और दूसरा तीसरा हम लोग दे सकते हैं इसको करेंट रूल दे सकते हैं, ठीक ना, करंट रूल दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एगो यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है, जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन के बारे में समझ। देखिए, जंक्शन किसको बोलते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट हम लिख देते हैं नीचे, JUNCT। जंक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, वेयर टू और more
इलेक्ट्रिक वायर आर ज्वाइंट, सॉरी टू नहीं, वेयर मोर देन टू, ठीक ना, मोर देन टू, हमेशा दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर जिस पॉइंट पे आके ज्वाइंट है, वेयर मोर देन टू इलेक्ट्रिक वायर आर ज्वाइंट एट ए पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे दो से ज़्यादा तार आके कनेक्टेड है, दो से ज़्यादा वायर आके कनेक्टेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। याद है कि जैसे रेलवे में जंक्शन होता है ना, जहाँ से बहुत सारा रूट निकला हुआ रहता है, यानी यहाँ से हम लोग जहाँ जाना है वहाँ भी जा सकते। ट्रेन वाला का जंक्शन किसको बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, पटना जंक्शन है, धनबाद जंक्शन है, ये सब हम लोग बोलते हैं ना कि, तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है? हम लोग को यही पता चलता है कि यहाँ से हम लोग डिफरेंट जगह पे आराम से जा सकते हैं, यही होता है जंक्शन का मतलब। तो सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट में भी यही होता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक कोई सर्किट बनाया हुआ है, ऐसे सर्किट बनाया हुआ है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से एगो रेसिस्टेंस ऐसे लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे क्या तार के साथ कनेक्ट हुआ, एगो तार एने से है, ये है, एगो तार ये है, एगो तार नीचे आ रहा है, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन, ठीक ना। यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा, हमेशा ध्यान रखिएगा, तीन या तीन से ज़्यादा, दो नहीं, जैसे कि ये तार है, बोलिएगा कि ये पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे, नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एगो तार दुएगो तार इज नॉट ए जंक्शन। मोर देन थ्री मतलब थ्री या फिर मोर देन थ्री, यहाँ क्या, वेयर मोर देन टू इलेक्ट्रिक वायर, मोर देन टू इलेक्ट्रिक वायर मतलब कि दो को तो तार होगा ही नहीं, जब भी होगा तो दो से ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। आई होप याद हो गया, जंक्शन पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? इसको जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, करेंट रूल भी बोल सकते हैं। देखिए, एट एनी जंक्शन, यानी एट एनी जंक्शन, देखिएगा चूहा लोग बहुत परेशान करता है। देखिए, एट एनी जंक्शन, यहाँ पे समझते हैं, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीट एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, एट एनी जंक्शन, यानी इस जंक्शन पे हम लोग आ गए, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस जंक्शन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा, मान लेते एन एस आ रहा होगा, कुछ एन एस आ रहा होगा, एक बार मान लेते जंक्शन कब होगा? जब मोर देन टू वायर निकलेगा, तो एक मान लेते एगो एन ए वायर निकाल दिए हैं ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एगो इलेक्ट्रिक करंट एन ए आ रहा है, एगो करंट एन ए जा रहा है, एगो करंट एन ए आ रहा है, एगो करंट नीचे आ रहा है, यानी वही बोलता है एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि I1 I2 I3 मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर आके मीट कर रहा है, इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है, मतलब समझे कुछ? अरे मतलब कुछ समझे? यहाँ से क्या समझना था सोचिए। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब जीरो तभी होगा जब एगो हम लोग -5 और दूसर का +5, यानी -5 एम्पियर और दूसर का +5 एम्पियर करें, तभी तो जीरो होगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को डायरेक्शन लेते हुए काम करना है, क्योंकि जब तक प्लस माइनस नहीं होगा तब तक इस पॉइंट पे जीरो कभी आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि इस पॉइंट पे जीरो तभी आ जाएगा जब इस इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, ये जो पूरा जंक्शन के या सर्किट के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी हमको फॉलो करना होगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, सो देखिए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट अंदर की ओर आ रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट इस यहाँ पे देखिएगा, इस जंक्शन पे हम लोग को मेनली जंक्शन पे बात करना। ये हम लोग का क्या है, ये जंक्शन है। जंक्शन पे देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट
अंदर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा जंक्शन से बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा जंक्शन से बाहर जा रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो जंक्शन के अंदर आ रहा है उसको प्लस इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस हम खाली डायरेक्शन ले रहे हैं। आप लोग उल्टी भी ले सकते हैं, यानी जंक्शन के जो अंदर घुस रहा है उसको माइनस भी ले सकते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं हम डायरेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन लेना आप पे डिपेंड करता है। हम क्या ले रहे हैं, जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है उसको प्लस ले रहे हैं, और जंक्शन से जो बाहर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको हम लोग माइनस ले रहे हैं, यानी माइनस ले रहे हैं। अब क्या बोलता है, यही तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। यानी जो हम लोग को अंदर घुस रहा है, देखिए अंदर घुस रहा है, यानी इस जंक्शन के बात कर रहे हैं, जो अंदर घुस रहा है इलेक्ट्रिक करंट उसको क्या ले रहे हैं, प्लस आई ले रहे हैं, प्लस I1। ठीक, इस जंक्शन से दो इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है, यानी माइनस I2 बाहर निकल रहा है, माइनस I2 ये माइनस में आएगा, और फिर ये भी बाहर निकल रहा है, यानी माइनस I3। जब तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो इसका फाइनल हम लोग को क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो निकलता है। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि I1 माइनस I2 माइनस I3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही हम लोग का फर्स्ट रूल बोलता है। अभी इसको और समझिए, अभी नहीं समझ में आया होगा उतना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए I2 और I3 को क्या कर सकते हैं हम लोग, बगल में करिए, यानी I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I2 और I3 क्यों ला सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 यानी I2 इसमें और इलेक्ट्रिक I2 प्लस I3। यहाँ से देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको कुछ और पता चल रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि इस जंक्शन के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है, देखिए इस जंक्शन के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है उसी के बराबर इस दोनों जंक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है। यही नहीं पता चल रहा है। देखिए I1 घुस रहा है, बीच में इक्वल है, I1 घुस रहा है और I2 और I3 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो I1 के बराबर ही तो है I2 प्लस I3, है ना, बराबर। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना अंदर घुस रहा है, यानी जितना इनवर्ड घुस रहा है उतना ही मेरे को आउटवर्ड मिल रहा है। यानी अगर इसको अलग वे में लिखना चाहें और अदर फॉर्म में इसको डिफिनीशन देना चाहे तो हम लोग अनदर फॉर्म में इसको डिफिनीशन और दे सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट। देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही है, या तो आप इस पॉइंट पे टोटल जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट का समेशन आप जीरो कर सकते हैं, यानी इसको और अनदर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I बराबर जीरो। ठीक ना, समेशन ऑफ I बराबर जीरो, या फिर जितना इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है, यानी जितना इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल। यानी इसको अगर अनदर फॉर्म में लिखना तो अनदर फॉर्मेट में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिफिनीशन। कैसे लिखिएगा डिफिनीशन, यानी जितना इंटर कर रहा है, यानी इंटरिंग या इनकमिंग, देखिए इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इक्वल टू, इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट। आप इस भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, यानी जितना इनकमिंग हो रहा है उतना ही आउट गोइंग होगा, यानी जितना ही मोबाइल में पैसा डलाइएगा उतना ही बात होगा, यानी जितना ही इनकमिंग है उतना ही आउट गोइंग भी होगा। चलिए ये तो हो गया हम लोगों का क्या, कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट इज आउट गोइंग, इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउट गोइंग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं सपोज करते हैं इससे कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग से पूछ सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, इस पॉइंट में मान लेते हैं कि एगो तार एने निकलल है, यहाँ से एगो तार एने निकलल है, एगो तार एने निकलल है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ से अंदर घुस रहा है 5I इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ से एगो अंदर की ओर घुस रहा है 3I इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो आप मेरे को ये बताइए कि इससे बाहर की ओर कितना इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा होगा I। तो आप इसको कैसे निकालिएगा,
आई कैसे निकालिएगा इसको, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकलना चाहिए। यही ना हम लोग स्टेटमेंट जानते हैं, जितना अंदर घुस रहा है, जंक्शन के अंदर घुस रहा है उतना ही जंक्शन से बाहर निकलना चाहिए। तो बस सेम रूल, ये हम लोग का जंक्शन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये जंक्शन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये कहाँ है, ये इंटर कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, ये भी अंदर घुस रहा है, यानी अंदर घुस रहा है मतलब कि 5I + 3I, फिर निकलेगा कितना, देखिए बाहर ये निकल रहा है कितना, I निकलेगा किसके बराबर, I के बराबर, यानी 5 और 3 8I के बराबर क्या होगा, ये जो I बाहर निकल रहा है, I आउटवर्ड हो क्या हो जाएगा, I आउटवर्ड, यही हो जाएगा 8 यानी 8 एम्पियर लिख दीजिए, 5A 3A 8 एम्पियर बाहर निकल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पे और गौर किए, ये तो आप लोग बना दीजिएगा। मान लेते डिफरेंट तरह का सर्किट दिया हुआ, बहुत सारा दिया हुआ है, यानी ध्यान देखिए ऐसा नहीं कि 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं पे लिखा हुआ है वेयर मोर देन 2 इलेक्ट्रिक वायर आर ज्वाइंट एट ए पॉइंट इज नॉन एज जंक्शन, ठीक ना, इज नॉन एज जंक्शन मान लेते हैं। और यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एगो इलेक्ट्रिक करंट इन्हें से आ रहा है, एगो इससे बाहर निकल रहा है। मान लेते हैं कि 5 एम्पियर अंदर घुस रहा है, 5 एम्पियर अंदर घुस रहा है, 2 एम्पियर इधर निकल रहा है। तो आप अब यहाँ से बता दीजिए कि ये वाला जो है इधर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो देखिए, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अंदर घुस रहा है, यानी जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकलना चाहिए। 5 घुस रहा है तो बाहर निकल कितना रहा है, 2 एम्पियर इन्हें भाग रहा है, तो और बचा हुआ इसका कहने भागेगा, इन्हें भागेगा, यानी ई वाला कितना हो जाएगा, ई वाला आ जाएगा इधर 3 एम्पियर अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा, अब कुछ दिख रहा है ना इस, आप लोग यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि कुछ ध्यान दिए आप लोग यहाँ पे। आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि जितना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जितना एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जितना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उतना ही एनर्जी बाहर निकल रहा है। सेम तो यहाँ पे हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है। कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट का नो लॉस, कहीं भी नो लॉस हो रहा है, न तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं जनरेट कर रहा है, न इलेक्ट्रिक करंट कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। यानी ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये कौन सा रूल पे बेस्ड हो जाएगा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। चार्ज को ना तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस जितना इंटर किए उतना ही बाहर निकाल दिए। यानी दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एमसीक्यू में पूछेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा। फिगर से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को तो आप लोग बना सकते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अंदर घुस इस तरह का जंक्शन है, कोई इन्हें है, ऐसे है, ऐसे इस तरह का दिया हुआ, मान लेते हैं कोई यहाँ पे ऐसे है, इस तरह का दिया हुआ, इसको मान ली I1 ले लेते हैं, I2 I3 I4 I5, यहाँ से कैसे बनाइएगा इसका इक्वेशन। आप या तो क्या कर सकते हैं, जो अंदर की ओर घुस रहा है उसको प्लस ले सकते हैं इनवर्ट की ओर, या बाहर की ओर घुस रहा है उसको माइनस ले सकते हैं, या नहीं तो आप दोनों करें, जितना एंटरिंग कर रहा है उतना ही, जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग करके भी बना सकते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है बाहर में, यानी जो इंटर कर रहा है उसको हम प्लस लेते हैं, I1 क्या हो जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा, इंटर कर रहे हैं तो हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए ये जंक्शन है, ये जंक्शन हम लोग का, तो क्या हो जाएगा I1, ये I1 प्लस में आएगा, फिर आते हैं I2, देखिए I2 जंक्शन से बाहर ही निकल रहा है तो क्या होगा -I2 ले लेंगे, दोनों रूल पे बना रहे हैं। I3 कहाँ अंदर घुस रहा है, यानी प्लस में हो जाएगा, I3 अंदर घुस रहा है,
I4 देखिए बाहर में निकल रहा है, माइनस हो जाएगा, I4 बाहर में निकल रहा है। I5 देखिए बाहर में निकल रहा है, माइनस I5 बाहर में निकल रहा है। ये किसके बराबर होगा? सबका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तब इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करके अगर कोई भी सर्किट में अननोन इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा तो उस सर्किट से आप लोग आराम से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह का हम लोगों का बहुत बड़ा इसी तरह का सीरीज दे देगा। अगर इसको आप ओम्स लॉ ये सबसे निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाइएगा, ठीक ना, नहीं निकाल पाइएगा। तो ये किससे निकलता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम लोग और सॉल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं। I1 प्लस I3 बराबर क्या होगा? यानी देखिए एगो अंदर घुस रहा है, एगो अंदर घुस रहा है, यानी दो गो अंदर घुस रहा है, बाहर कितना निकल रहा है, यानी अंदर जितना घुस रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। यानी I1 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? I2 प्लस बाहर निकल रहा है I4 प्लस I5। यही वाला रूल आप लोग को याद रखना, ठीक। डिफरेंट तरह का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोगों को उसको सोल्व भी करना होगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग उसको सोल्व करिएगा। सब डाटा लिख लीजिए। जैसे देखिए एगो यहाँ पे ऐसे आ गया, एगो निकल रहा है, एगो बाहर निकल रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे भाग रहा है। देखिए मान लेते हैं 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है वो निकाल के बताइए। यानी पहला, ठीक ना। दूसरा देख लीजिए, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे भागा, यहाँ से ऐसे भागा, यहाँ से ऐसे निकल रहा है। मान लेते हैं ये 7 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है, यानी I से इतना इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है। अब देखिए ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ध्यान रखिए ऐसा भी कि I जो बाहर निकल रहा है ना वो माइनस में आ जाए। तो माइनस में आ जाए तो ये जो सिंबल है ना वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये सब तो हम लोग मान रहे हैं ना। जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा ना कि I बाहर की ओर हो गया। तो I अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग को समझ लेना कि ये जो बाहर के निकाल दिए थे साइन वो बाहर के नहीं होगा, वो कने का आगे जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। सॉरी, अंदर की ओर पॉजिटिव होता है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर I बाहर की ओर आ रहा है तो निगेटिव भी आएगा, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा वो अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये बाहर की ओर है। सोल्यूशन कर दे क्या? किसी को इसको सोल्यूशन करते देखते हैं। अंदर की ओर एगो ये घुस रहा है, अंदर की ओर एगो ये घुस रहा है। तो देखिए अंदर जो घुस रहा है 8 और 7 15 एम्पियर हो जाएगा। अंदर की ओर घुस रहा है, बाहर कितना निकल रहा है? इधर 6 एम्पियर निकल रहा है, बाहर इधर कितना निकल रहा है? I एम्पियर निकल रहा है। यानी इसको इन्हें कर देंगे तो 15 माइनस 6 बराबर I। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 6 14, 8 7 9 6 15, यानी 9 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा? 9 एम्पियर। यानी ये जो बाहर की ओर जो निकल रहा है, बाहर की ओर जो निकल रहा है वो कितना एम्पियर है? 9 एम्पियर। देखिए बाहर की ओर 9 एम्पियर और बाहर की ओर 6 एम्पियर, 9 6 15 एम्पियर बाहर निकल रहा है, अंदर कितना घुस रहा है? 8 और 7 15 एम्पियर अंदर घुस रहा है। इसी तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं डिफरेंट जंक्शन का। ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का जंक्शन है। यहाँ पे हम लोग का जंक्शन है और दे दे रहे हैं एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। ये कितना देगा इलेक्ट्रिक करंट? यहाँ से कितना निकलेगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लोग का यही था। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ में। किरचॉफ का सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। उससे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, करंट रूल। अब देखिए जो किरचॉफ का सेकंड रूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लूप रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल? लूप रूल। किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप रूल। हम लोग फर्स्ट वाला को बोले थे करंट रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज रूल। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान से रखिए। इसको हम लोग जैसे जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं वैसे वैसे इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ का क्या क्या स्टेटमेंट था इसके बारे में समझते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो हम लोग देखें जिसको हम लोग
इलेक्ट्रिक करंट लॉ भी हम लोग बोलते हैं, या किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं, ठीक ना। फर्स्ट लॉ को एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकेंड रूल को हम लोग बोलते हैं केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी केसीएल और केवीएल क्या नाम है इसका, एक और नाम दे दे रहे हैं, जैसे कि किरचॉफ सेकेंड रूल, लूप रूल, या वोल्टेज रूल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल, केवीए, किरचॉफ करंट रूल, केवीआर और केसीआर और केवीआर, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल सकते, केसीएल और केवीएल ही बोलिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक ना। अब देखिए उसमें हम लोग का क्या था कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को उसमें फ्लो रहा था एक सर्किट में, तो हम लोग देखते थे कि जितना इंटर करें उतना ही आउटवर्ड होगा, यानी वहाँ पे भी सब पूरा सर्किट का अलजेब्रिक सम क्या हो जा रहा था, इलेक्ट्रिक करंट का अलजेब्रिक सम 0 हो जा रहा था। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ड एक लूप के ऊपर। लूप क्या होता है, लूप मतलब एक पूरा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा सर्किट, एक क्लोज सर्किट जहाँ पे मिलेगा ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। यानी सेकेंड स्टेटमेंट यही बोलता है कि एक लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज या जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस या जितना भी वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उस वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। बस यहाँ पे भी भाई, तो यहाँ पे भी देखिए अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल कब हो सकता है, अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल तभी होगा जब डायरेक्शन में या तो एक प्लस होगा या माइनस होगा, यानी यहाँ पे भी प्लस माइनस का हम लोग को जिक्र करना होगा, तभी तो वो वोल्टेज में 0, तभी तो उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, नहीं तो अलजेब्रिक सम 0 के बराबर आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को लिखते हैं, और देखिए इससे न्यूमेरिकल करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करने भी आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्लोज सर्किट बनाते हैं। अच्छा क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, क्लोज सर्किट हम लोग बोलेंगे, एक बैटरी सेल जोड़ दिए, एक रेसिस्टेंस लगा दिए यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या हम लोग किए, एक रेसिस्टेंस लगा दी, ऐसे कर दिए, यहाँ से ऐसे लगा दिए, एक यहाँ से भी ऐसे रेसिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम देते हैं ABCD, यहाँ पे ऐसे हम लोग नाम दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। देखिए हम लोग बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल डिफरेंट अराउंड एनी क्लोज लूप। देखिए अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग, उसके अंदर वो जो लूप के अंदर रेसिस्टर्स और सेल भी उत्पन्न रहेगा, यानी रेसिस्टर और सेल भी मौजूद रहेगा। इन्वॉल्विंग वही लिखा हुआ है, क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज 0। जितना भी इसके अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम फाइनली क्या होता है, 0, एक सर्किट के यानी एक क्लोज सर्किट के अंतर्गत। जैसे इसमें देखिए तो आप लोग क्या क्लोज सर्किट बन रहा है, ABCD, एक EF। देखिए एक क्लोज लूप के बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए सेकेंड, हम लोगों को सेकेंड रूल क्या बोलता है ना, कि ये जितना भी प्रत्येक रेसिस्टर है, प्रत्येक रेसिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। क्या जनरल लॉ से निकल जाएगा, जो ओम्स लॉ पढ़े हैं V बराबर IR, उससे सिंपली नहीं निकलने वाला है, क्योंकि एक सेल यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे भी लगा हुआ है। आप सोचिएगा अरे ये तो पैरेलल में है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, नहीं निकलने वाला, क्योंकि डबल सेल है। हम लोग सिंगल सेल पे सारा काम पढ़े हैं, सिंगल सेल पे ही सब चीज़ पढ़े हैं, लेकिन ये सिंगल सेल पे नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं तो समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज 0 तभी होगा जब वोल्टेज का डायरेक्शन, यानी वोल्टेज बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, दोनों सेम ही है,
वोल्टेज का डायरेक्शन पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तभी जाके वो जीरो के इक्वल होगा। जैसे देखिए तो क्लोज, हम लोग क्लोज लूप को पकड़ते, सबसे पहला ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी किरचॉफ लॉ आप लोग अप्लाई कीजिएगा, सबसे पहला काम यही करना है कि क्लोज लूप में अप्लाई करना है। क्लोज लूप में अप्लाई करते, देखिए क्लोज लूप यहाँ पे क्या अप्लाई नहीं करते, सबसे पहले क्लोज लूप को देखते हैं। क्लोज लूप कहाँ से, देखिए ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी पास गए, बी से एफ के पास गए, फिर यहाँ से एफ से ई के पास आए, फिर यहाँ पे ए के पास आए। देखिए ए को क्लोज लूप यहाँ पे मिल गया, ये वाला क्लोज लूप मिल गया। ए को क्या है, देखिए ई से स्टार्ट किए, एफ के पास गए, सी के पास गए, फिर डी के पास गए, फिर ई के पास गए। यहाँ पे भी देखिए एगो क्लोज लूप हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, क्लोज लूप मिला ना। एक और कौन सा लूप मिल सकता है, ए से स्टार्ट किए, बी से, फिर सी से, डी से, फिर ए के पास चलेगा। ये हम लोग का क्या निकला, क्लोज लूप निकला। जंक्शन अगर खोजना है तो जंक्शन कहाँ जंक्शन यहाँ पे बन रहा है बता दीजिए। तो जंक्शन देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा 3 गो तार आके मिल रहा है, एगो NS है, एगो ई है, एगो ई है। ये इस जगह पे एगो जंक्शन बन रहा है, एगो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ठीक है ना। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल भी इसमें अप्लाई होगा और सेकेंड रूल भी अप्लाई होगा। क्यों फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल इसीलिए अप्लाई होगा क्योंकि इस रेसिस्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझे थे पहले हम लोग, इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट यही हम लोगों को कहता है कि जितना भी यहाँ पे रेसिस्टर है, सब रेसिस्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल के बताइए। तो जो किरचॉफ सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यही है कि वो निकालेंगे कैसे, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करके देखे कि अरे देख रहे हैं कि एक क्लोज लूप अगर हम लोग बना दिए हैं, क्लोज लूप के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एक सेल लगा के, बैटरी लगा के, तो देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी यहाँ से गया फिर यहाँ से इधर इलेक्ट्रिक करंट फिर यहीं पे पहुँच गया, तो पता चल रहा है बाद में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम क्या हो रहा है, जीरो। हमेशा ध्यान रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर की ओर फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मेन कारण क्या है, मेन कारण पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ध्यान रखिएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखिए अगर ये P है और ये Q है, अगर इसका डायरेक्शन ऐसे लिया, ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट क्या है, हाई पोटेंशियल है, और Q पॉइंट क्या है, लो पोटेंशियल है। यानी अगर हम लोग P माइनस Q करेंगे ना, तो जब भी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में करंट आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागता है, ठीक है। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि आपका जहाँ ट्रांसफार्मर होगा घर से दूर, ट्रांसफार्मर से आपका घर में इलेक्ट्रिक करंट आता होगा, न कि आपका घर से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफार्मर की ओर जाता होगा, ऐसा कभी नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर से उधर से हाई वोल्टेज हम लोगों को आता है, वहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस उधर रहता है और हमारे घर तरफ लो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इसीलिए वहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P माइनस Q जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा सपोज करते हैं ये सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का बनाया है, ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q। अभी देखिए इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा था, अभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर फ्लो करवाते हैं, इधर की ओर। तो अभी देखिए तो अभी कौन ज़्यादा इसमें पोटेंशियल, और यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं P माइनस Q। तो P माइनस Q क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा वैल्यू या निगेटिव में आएगा, सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर की ओर जा रहा है, Q से P की ओर जा रहा है, सिंबल देखिएगा इधर की ओर दिखाया हुआ। तो यानी Q के पास क्या है, हाई पोटेंशियल है, P के पास क्या है, कम पोटेंशियल। हम लोग किससे घटा रहे हैं, कम पोटेंशियल, P के पास कम पोटेंशियल है, Q के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी Q का वैल्यू ज़्यादा है, तो जब भी इसका वैल्यू आएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर दोनों तरफ का ये जो सर्किट है P और Q है वो सेम रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देना तो उस साइन भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये था, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भाग रहा था, तो पॉजिटिव हम लोग को आया। और जब यही सेम चीज़ यही था, ये वाला केवल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अभी इधर से है, तो देखिए पोटेंशियल ये हो गया, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, Q माइनस P। देखिए
Q माइनस पी, Q में से P घटा के हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, पॉजिटिव भी डाल सकते थे इसको हम लोग पॉजिटिव। लेकिन देखिए ये हम ये इसीलिए दिखाएं ताकि ये दोनों क्या रहे, दोनों बैलेंस रहे, P माइनस क्यू P माइनस क्यू रहे। तो दूसर का हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हुआ है उसी को माइनस में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट, अगर मान लेते ये सर्किट है, इस सर्किट में कैसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्या आप बता सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो बैटरी है, इस बैटरी में ये जो लंबा वाला सेल होता है ना, लंबा वाला प्लेट, वो होता है हाई पोटेंशियल, और ये जो पतला वाला छोटा वाला प्लेट होता है ना, वो होता है लो पोटेंशियल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ से। अगर देखिए, अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर भाग रहा है, देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को अगर इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और हम लोग डायरेक्शन लिए इस तरह का, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, हम नहीं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो हमेशा इधर से इधर की ओर फ्लो होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्शन क्या ले लिए, अपोजिट ले लिए। उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे निगेटिव लेंगे इसको। तो यहाँ पे केवल डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन का खेल सीखिएगा, डायरेक्शन का खेल सीखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो बड़ा वाला प्लेट है उधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो होगा, इधर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस सर्किट में जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपरे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और ऐसे 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 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी मायने रखता है। जब भी हम लोग, ये तो पहले सर्किट है, जब भी यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला कि जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो डायरेक्शन कैसा ले रहे हैं, यानी जो हम लोग एज्यूम किए हैं डायरेक्शन, वो डायरेक्शन लेना है, और साथ साथ एक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन अच्छे से समझना होगा, तब जाके काम बनेगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि ये जो रेसिस्टर, इस सब रेसिस्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ से हम लोग का न्यूमेरिकल बनता है। देखिए इसे तो न्यूमेरिकल के अंदर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई होता है। तो दोनों अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन किरचॉफ सेकेंड लॉ याद रखिएगा। ठीक है ना। तो हम लोग दोनों नियम अप्लाई करते हैं, दोनों नियम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किया जाता है ना, इससे देखिए न्यूमेरिकल में मेनली डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। डायरेक्शन की सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप लोग पता कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट कने से कने की ओर फ्लो हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा ना। और दूसरा, जब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो आप अब एक अपना डायरेक्शन मानिए कि आप किधर से किधर की ओर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जिधर से जिधर, यानी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और दोनों, अगर क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर रहे तो उसका डायरेक्शन प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन माइनस लेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अपने अनुसार ले सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन बगल में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ हम कौन सा डायरेक्शन कैसे लिए हैं। सो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हम लोग को निकलेगा। और ध्यान रखिएगा जितना भी रेसिस्टर रहेगा, हर एक रेसिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना कितना फ्लो होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ, दोनों अप्लाई करके यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि इसमें निकालते हैं कि ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दो गो सेल लगा हुआ है, कोई यहाँ सेल लगा हुआ है, यहाँ से आप लोग देखिए तो आप लोग मतलब सिंपल फार्मूले से इसको क्या निकाल सकते हैं कि कितना किधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिएगा, ये वो क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर काम हो जाएगा। सॉल्यूशन इसको हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेक करते हैं। हम हमेशा बताएं आप लोगों को कि चौड़ा प्लेट होता है, जो लंबा प्लेट होता है, लंबा प्लेट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और छोटा वाला प्लेट को निगेटिव बोलते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो देखिए हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आगे भागेगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन ये रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, ऐसे भागेगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, देखिए अंदर की ओर, फिर इधर मुड़ेगा, यहाँ से आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर एगो इधर आएगा, बहेगा। फिर देखिए एगो यहाँ पे भी है बैटरी लगा हुआ, इसका भी चेक करते हैं। इसका भी डायरेक्शन कहीं ऐसे भागेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये इधर मुड़ेगा, यहाँ पे मुड़ेगा, यहाँ पे मुड़ेगा। ये देखिए ये इसके लिए काम करेगा। ये फिर इधर आएगा
और फिर यहाँ पे आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग आराम से बना दिए। करंट का डायरेक्शन हो गया। आई होप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमें देखिए किसी भी तरह का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे देगा और आसानी से वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम हो गया डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग शो कर दिए। दूसरा काम करना है, अब दूसरा काम करना है कि लूप को पकड़िए। कौन कौन सा लूप है इसमें, क्या गो लूप हम लोग को दिख रहा है। एगो लूप ये वाला दिख रहा है, एगो लूप ये वाला दिख रहा है, दो गो लूप। एगो लूप पूरा दिख रहा है तो पूरा वाला का जूम नहीं करेंगे, पहले इसी दोनों से काम बन जाएगा हम लोग को। दूगो लूप किसको बोल रहे हैं, लूप मतलब कि बंद एकदम क्लोज हो। क्लोज फिगर देखिए है ना, ये क्लोज पूरा लूप है। तो दूगो लूप है। अब लूप तो हम लोगों को पता चल गया, एगो लूप एगो दूगो लूप, यानी ये फर्स्ट, ये नहीं लिखते हैं दीजिए, अभी समझिए ऐसे। लूप पता चल गया। अब तीसरा काम क्या करते हैं, तीसरा काम जंक्शन खोजते हैं। जंक्शन कहाँ कहाँ है कहाँ कहीं जंक्शन। एगो देखिए यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है और एगो जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यही ना दो जंक्शन है और तो कुछ नहीं है। चलिए ये देखिए इस जंक्शन के अंदर देखिए तो एगो इलेक्ट्रिक करंट अंदर घुस रहा है, एगो इलेक्ट्रिक करंट अंदर घुस रहा है, एगो इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रहा है। तो क्या हम लोग नाम दे सकते हैं, ये जो इधर से इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक करंट को I1 नाम दे रहे हैं। देखिए इस इलेक्ट्रिक करंट को I1 नाम दे दिए। इधर से जो क्योंकि ये अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है, तो दोनों का एक अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इधर से, तो इधर वाला को हम दे देते हैं I2, ठीक। और ये जो इसके अंदर देखिए इधर का भी इफेक्ट पड़ेगा, इधर का भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, I3 मिल जाएगा। नीचे वाला को I3 इलेक्ट्रिक करंट डाल देते, ठीक है। देखिए ये वाला जंक्शन दोनों सेम है। अब हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए तो जंक्शन बी पर, जंक्शन एट पॉइंट बी पर अगर हम लोग चलते हैं, पॉइंट बी पर चलते हैं तो देखिए तो वहाँ पे किरचॉफ लॉ का फर्स्ट रूल लग रहा है, किरचॉफ करेंट रूल, KCL, किरचॉफ करेंट रूल यहाँ पे लगेगा। करेंट रूल क्या बोलता है कि जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकलता है, यानी जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो देखिए तो इस पॉइंट के अंदर इनपुट क्या क्या दे रहे हैं, I1 इनपुट दे रहे हैं और इधर से I2 घुसा रहा है और बाहर निकल क्या रहा है, I3 निकल रहा है। यानी यहाँ से क्या हम लोग को निकलेगा, I1 प्लस I2 बराबर ये नीचे क्या हो जाएगा, I3। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए हम लोगों का टारगेट है कि ये जो रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर के अंदर कितना कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो निकालना है। तो ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ या KCL बोल सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। अगेन देखते हैं, अब लगाते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक ना। किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लूप पे। तो सबसे पहला हम लोग लूप किसको लेते हैं, लूप यहाँ से चलते A B E F A, यानी लूप ABEFA। इसमें हम लोग आ गए, लूप यही है ABEFA। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो यही नहीं जानते हैं कि इसके अंदर जितना भी, इस लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या है, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 है। वोल्टेज कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो होता है हाई डिफरेंस से, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर वोल्टेज फ्लो होता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर वोल्टेज फ्लो होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग लूप लिए हैं, लूप को हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस लूप के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलना शुरू करेंगे A से। देखिए इस यही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमते हैं, एने जाते हैं। तो टेक के डायरेक्शन क्लॉकवाइज। देखिए ये देखिए ये किस चीज़ का हम लोग डायरेक्शन लिए, ये डायरेक्शन लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कने से कने और फ्लो हो रहा है। तो जिधर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जिधर से जिधर की ओर फ्लो हो रहा है, उधर ही इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल था, देखिएगा यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ रहा है। समझिएगा बात को, एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए बस काम हो जाएगा। देखिए हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कहाँ गया, फर्स्ट ये वाला रेसिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट गया। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे गया,
यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे, सॉरी सबसे पहला वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज यहाँ पे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो इसके अंदर वोल्टेज गया। और इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन यही है, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उधर ही है, वोल्टेज का भी डायरेक्शन उधर ही है। तो दोनों देखिए, दोनों का जब डायरेक्शन ये है, दोनों का जब डायरेक्शन ये है तो डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर कितना वोल्टेज फ्लो होगा, इसके अंदर वोल्टेज कितना फ्लो होगा, तो इसके अंदर वोल्टेज कितना फ्लो होगा, ये वोल्टेज बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट I1 फ्लो होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा 20, यानी हम लोगों को क्या निकलेगा 20 गुने I1, पहला निकला। फिर आगे भागेंगे, आगे भागेंगे, इस B जंक्शन के पास पहुंचेंगे, फिर B के बाद नीचे घुसेंगे, यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितना वोल्टेज फ्लो होगा, अभी भी सेम वही डायरेक्शन सेम है दोनों का। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट I3, इसके अंदर I3 फ्लो हो रहा है। अच्छा डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन सेम है, अभी डायरेक्शन सेम लेंगे तो डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे घुसेंगे तो 6 गुने क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना है I3 इसमें फ्लो हो रहा है। फिर इधर लूप, ये वाला लूप को एज्यूम किया ना, तो इधर के बात करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे, फिर देखिए यहाँ पे पहुँचे। अब इस जगह पे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट तो इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज कने से कने की ओर फ्लो होगा। याद रखिए, ध्यान रखिए, वोल्टेज के लिए हम क्या बताते हैं कि वोल्टेज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो देखिए क्या वोल्टेज भी इधर से इधर ही जाएगा, क्या वोल्टेज इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये लो पोटेंशियल है और ऊपर वाला हाई पोटेंशियल है। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला लो पोटेंशियल, ऊपर वाला हाई पोटेंशियल है, तो उस सिचुएशन में वोल्टेज कने से कने आएगा, हमेशा वोल्टेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागता है, यानी वोल्टेज जस्ट नीचे वाला डायरेक्शन में भागेगा। इस जगह पे खाली सेल्स, जहाँ जहाँ सेल रहेगा ना, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को कि वहाँ पे क्या होगा। सो तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे हम लोग लिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऊपर है, वोल्टेज का डायरेक्शन नीचे है। तो वोल्टेज का डायरेक्शन से ही बात करेंगे हम लोग, तो वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट में यानी माइनस में होगा, और वोल्टेज बराबर क्या होता है I इंटू आर, यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा था। अच्छा ये तो पूरा दिया ही हुआ है, वोल्टेज तो दिया ही हुआ है 140 वोल्टेज, तो फिर हमको जरूरी ही नहीं है IR का, वोल्टेज 140 लिख देंगे, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। ये क्या निकला, ये लूप 1 का, ये लूप ये वाला का निकला। अब इसमें आते हैं, उसका भी सेम ऐसा इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ से लिख दीजिए 20 I1 प्लस 6 गुने I3 बराबर 140, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर अगेन लूप, फिर से लूप में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें देखिए तो यहाँ से काम करते हैं, BEDCE लूप BEDCB, इस लूप में आते हैं। अब इस लूप में काम करते हैं, ठीक है। इस लूप में देखिएगा कैसे कैसे होगा, इसमें डायरेक्शन आप लोग कैसे लीजिएगा, इसमें डायरेक्शन ऐसे लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वही वाला डायरेक्शन वाले ले रहे हैं। वोल्टेज का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ से, अच्छा यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्या 25 गुने ये कितना था, I2 था ना, 5 है, सॉरी ये 5 है, ये I2 है, 5 गुने, इसमें कितना वोल्टेज फ्लो होगा, वोल्टेज फ्लो होगा 5 गुने I2, फिर प्लस हो जाएगा, नीचे भाग रहे हैं I3 गुने 6 हो जाएगा, फिर नीचे जाएंगे, अब इधर भागेंगे, इधर फिर से देखिए इलेक्ट्रिक करंट इधर से उधर फ्लो होगा, वोल्टेज ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर से वोल्टेज यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में बराबर 90। अब यहाँ से फिर से सोल्यूशन करते हैं, 5I2 प्लस 6I3 बराबर 90, ये इक्वेशन सेकेंड मिल गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से सॉल्यूशन करके निकाल देंगे हम लोग, हो जाएगा काम। देखिए फर्स्ट क्या है 20 I1, अच्छा देखिए अब यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा बच रहा है I3 का एगो रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकला था किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, I3 बराबर क्या है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, 20 प्लस I1 प्लस 6, I3 के जगह पे क्या, I3 के जगह पे I1 प्लस I2, I3 के जगह पे I1 प्लस I2 है यहाँ पे, बराबर 140। इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं, 20 I1 प्लस 6 I2 बराबर 140। यहाँ से क्या मिलने वाला, I1
20 और 6 26 I1 प्लस 6I2 बराबर 140। ये इक्वेशन अब इसको बनाइए। फर्स्ट इसमें भी क्या कीजिए, I3 का वैल्यू रखिए। 5I2 प्लस 6I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2 बराबर 90। यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ठीक ना। 5I2 प्लस 6I1 प्लस 6I2 बराबर 90। यहाँ से देखिए क्या बना, I2 और I2, 6 5 11I2 11I2 प्लस 6I1 बराबर 90। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है 11I2 प्लस 6I1 बराबर 90। अब दोनों रिलेशन मिल गया, I1 I2 का। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालिए। अच्छा यहाँ तक ठीक है ना। कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला इक्वेशन 2 है, इस दोनों को यहाँ लाते हैं 11। अच्छा यहाँ 6I2 यहाँ पे 6I1 है ना, और यहाँ 11I2 है। यहाँ पे 6I2 है और यहाँ 6I1 है। तो 26I1 है। चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करिए। तो 11I2 और 6I1, यहाँ पे I2 I1 6I1 है। यहाँ पे 6I1 डालेंगे प्लस 11I2 बराबर 90। यहाँ पे तो अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो अब यहाँ से सॉल्यूशन करना होगा I1 और I2 का, ठीक ना। यहाँ पे अब सॉल्यूशन करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्यूशन किए तो I1 बराबर 4 एम्पियर निकला, I2 बराबर 6 एम्पियर निकला। यानी I1 और I2 किसको माने थे, देखिए I1 मीन्स इसके अंदर कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इस रेसिस्टेंस के अंदर I1 के अंदर 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। I2 के अंदर किधर, I2 अंदर यहाँ पे I2 के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर। और इस दोनों के अंदर जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के आगे बढ़ रहा था वो इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा। यानी I3 के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। यानी I3 के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, 4 प्लस 6 बराबर 10 एम्पियर। आई होप समझ में आया होगा। यही हम लोगों का किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकेंड रूल से न्यूमेरिकल, समझे। न्यूमेरिकल इसी तरह से बनने वाला है। तो न्यूमेरिकल इसी तरह से तब बनेगा जब फिर सॉल्यूशन करने आ जाएगा। यहाँ पे मेनली समझना है, ये वाला मैकेनिज्म आप लोग समझ लीजिएगा तो सारा काम बन जाएगा। यही था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब इसके बाद हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद एक स्टेट में एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी किरचॉफ लॉ का ही एप्लीकेशन है। अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट थे, वही उसके बारे में स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी साइंटिस्ट थे वो किसका यूज किए थे, यही किरचॉफ लॉ का है। जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, ये लूप वाला जो लॉ है, इसी लॉ को वो यूज करके और फिर पूरा एक नया लॉ दे दिए थे। उससे हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या बेनिफिट होता है ना, उसके अंदर जितना भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टेंस लगाया हुआ रहता है, और उस कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर लगाया हुआ रहता है, उस रेसिस्टर का अगर रेसिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना, तो उसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो हम लोग काम करते हैं क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या क्या स्टेटमेंट था उसके बारे में समझते हैं। स्टेटमेंट उनका कुछ ऐसा है नहीं, बस खाली वो क्या किए थे, फिगर पे काम किए थे। फिगर बना दिए थे, 4 वो बॉल लगा दिए थे, चारों करे वो कोना कोनी जोड़ दिए थे बॉल। उसके बाद वो चेक कर रहे थे। तो देखिए उससे बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल हम लोग को बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझते हैं कि वो है क्या, ठीक है।
देखिए हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों का है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था। एक देखिए इस तरह का एक साइंटिस्ट थे, व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल, गेहूं पत्थर पुल यहाँ पे बना हुआ है। और ये इसी तरह का सर्किट उन्होंने बनाए थे, और इसी तरह का सर्किट बना के उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते करते उनको दो चीज़ पता चला। पहला कि जब इस तरह का सर्किट जोड़े वो और यहाँ पे सेल लगाएं और सेल से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो दो कंडीशन यहाँ पे बना। पहला कंडीशन क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए एगो रेसिस्टेंस यहाँ पे, एगो रेसिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ पे एगो बीचे में गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं। गैल्वेनोमीटर ये हम लोग को बताता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम लोग को कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर ही बताता है। याद कर लीजिएगा गैल्वेनोमीटर क्या बताता है सो। तो देखिए यहाँ से दो कंडीशन बनाए। पहला कि जब यहाँ से देखिए तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे फ्लो करवाएं तो इलेक्ट्रिक करंट इन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बड़का प्लेट से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट आगे भागता है, क्योंकि इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है, तो हाई से हमेशा लो की ओर भागेगा एन। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे गया तो पहला सिचुएशन देखा ना गया ना, पहला सिचुएशन देखा गया कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें गुजर रहा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें गुजरा, तो ये देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट एन की ओर करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसे घूमेगा ही। वो हम लोग को बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। यानी पहला चीज़ क्या पता चला, पहला कि ये जो अंदर गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर क्या है, अनबैलेंस्ड रहा, ABALANCED, अनबैलेंस्ड रहा। दूसरा फिर देखा गया, दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार मतलब देखा नहीं गया, माना गया। एक बार माना गया कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर का जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर का कांटा आगे पीछे होगा। एक बार क्या है, एक बार मान के ये चला गया ना कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर सपोज कीजिए इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड रहेगा ना, ये अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर है, ये अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या किया गया, बैलेंस करके चेक किया गया, बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर। तो देखिए अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर जैसे हुआ तो वहां से तो पता चल गया कि ये गैल्वेनोमीटर का कांटा एन की ओर डिफ्लेक्ट होगा। और जब अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर जब अनबैलेंस्ड करके चेक, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डाला गया, जब चेक किया गया कि गैल्वेनोमीटर अनबैलेंस है, गैल्वेनोमीटर मतलब ऐसे झुकेगा, पहला सिचुएशन होता। दूसरा ये देखा गया ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट घुस ही नहीं रहा, ऐसा मान के बनाया गया। तो जब मान के बनाया गया तो पता चला ना कि इसका जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का कांटा इधर उधर कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर। तो देखिए हम लोग अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर के स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में समझेंगे, बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर। बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर के बारे में समझेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं। बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर की मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ है, तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हुआ तो चेक करते हैं। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बनाते ये देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एगो एन भागेगा, एगो एन भागेगा, भागेगा ना, भागेगा। तो एक इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है और इधर भाग रहा है। देखिए अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ घुसेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बंद कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बगल वाला को लिख रहे हैं, इधर आई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इधर क्या लिख रहा है, I2 इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है। I2 इलेक्ट्रिक करंट एने जाएगा, अब एने तो जा नहीं रहा है तो क्या होगा, अब इधर भागेगा, इधर भी I2 इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, I2 इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे भी रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर से I1 इलेक्ट्रिक करंट आएगा, नीचे भी I1 इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ऐसे ऐसे फिर से एन फ्लो होगा, एन फ्लो होगा, यहाँ तक फिर इलेक्ट्रिक करंट एन घूम जाएगा, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हुआ। जब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ। देखिए तो
ये देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट घुसा होगा, इसको मान लेते हैं I3, और ये I3 इलेक्ट्रिक करंट घुसा, ये I1 और I2 में ब्रेक हो गया। यानी यहाँ पे देखिए एगो जंक्शन यहाँ पे बन रहा है, एगो जंक्शन यहाँ पे बन रहा है ना। ई वाला को बगल वाला क्या हो जाएगा, I3 बाहर निकलेगा। यानी यहाँ से हम लोग का किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, I3 बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। हम पहले ही मान लिए, मतलब कि ये जो एन से इलेक्ट्रिक करंट घुस रहा है, एन से ये वाला इलेक्ट्रिक करंट I3 घुस रहा है, और एन वाला का I1 I2 मान दिए। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग लेते हैं ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, यानी किरचॉफ करंट लॉ था, KCL। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब किस पे चलते हैं, KVL पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एक अगर क्लोज सर्किट लिया जाए या क्लोज लूप लिया जाए, उस क्लोज लूप के अंदर जो भी वोल्टेज फ्लो होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो KVL पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं, इसका डायरेक्शन इस तरह से, इसका भी डायरेक्शन इन्हीं से लेंगे। यानी यहाँ पे लूप लेते हैं। लूप कौन सा लूप को एज्यूम करते हैं, ABCDA, लूप ABDA। देखिए प्रूफ कर दे रहे हैं। प्रूफ शायद आप लोग बोलते हैं कि प्रूफ भी आता है एग्जाम में, तो हम प्रूफ सबका कर दे रहे हैं आप लोग को। एक सेकेंड, इंक डालते हैं। प्रूफ आप लोग करिएगा, कॉपी में सब स्टेटमेंट कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। जो भी चीज़ लिखाए हैं हम आप लोग को, बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताए हैं, आप लोग ज़रूर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ABDA इस लूप में आते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट NA फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट NA फ्लो हो रहा है, पहला रेसिस्टेंस बीच में मिला, इसमें कितना वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज का भी डायरेक्शन NA है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन। उस सिचुएशन में क्या होगा, अच्छा उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे I1 गुने R1, यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज V बराबर IR होता है ना, I1 गुने R1 मिलेगा। यहाँ से क्या, यहाँ इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंस है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो 0 ले लेंगे, क्योंकि देखिए बैलेंस्ड गैल्वेनाइड ले रहे हैं, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग इधर भाग रहे हैं ना, ये वाला लूप ले रहे हैं, ऐसे इधर भाग रहे हैं। यानी देखिए वोल्टेज हम लोग इधर ले रहे हैं, वोल्टेज इधर ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वोल्टेज जस्ट उसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और V बराबर क्या होता है IR। यानी इधर से क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, I2 गुने यहाँ पे रेसिस्टेंस कौन सा, I4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, IR1 बराबर I2 R4, यानी I1 है ना, यहाँ से क्या निकलेगा, I1 अपॉन I2 बराबर R4 अपॉन R1। I1 I2 नीचे आ जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट। अगेन ई वाला लूप में चलते हैं, अगेन सेकेंड लूप में। लूप कौन सा है, BCDB लूप में आ गए। इसमें देखते हैं पहला में क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे डायरेक्शन, वोल्टेज का भी डायरेक्शन यही दिया हुआ है, क्लॉकवाइज है। यानी यहाँ से कितना इसमें वोल्टेज फ्लो होगा, I गुने R1, यानी क्या है I1 गुने R2 है। फिर यहाँ से देखिए ऐसे भागेगा, फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अब इधर से इधर फ्लो हो रहा है और वोल्टेज जस्ट इधर भागेगा, तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्योंकि ये लिए हैं तो फिर से यहाँ पे माइनस होगा। माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें कितना घुस रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें घुस रहा होगा, I2 घुस रहा होगा, यानी माइनस I2 गुने रेसिस्टेंस कितना R3 बराबर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगा। फिर यहाँ बीच वाला में तो कोई इलेक्ट्रिक करंट घुस ही नहीं रहा, क्या निकलेगा, I1 गुने R2 बराबर I2 गुने R3। यहाँ से फिर से I1 अपॉन I2 निकाल लेते हैं, I1 अपॉन I2 बराबर क्या निकलेगा, R3 अपॉन R2। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखिए तो I1 अपॉन I2 और I2, सॉरी यहाँ पे
I1/R2 I1/I2 और I1/I2 बराबर क्या क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है हम लोगों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या निकलेगा, R4/R1 बराबर R3/R2। यहाँ से इसको रीअरेंज कीजिए, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, R1, अरे गड़बड़ तो है, गड़बड़ लग रहा है, कहीं हो गया का, R4/R1 R3/R2, यहाँ पे R3 है ना, यहाँ पे रीअरेंज करिए तो R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं R1/R2। यहाँ से रीअरेंज करने के बाद R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 ऐसे लिए थे ना हम लोग। अच्छा रीअरेंज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए तो यहाँ से करते हैं, R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4, दिख रहा होगा ना यहाँ तक, R2 गुने R4 दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अब यहाँ से इसको देखिए रीअरेंज करते हैं तो R1 ये R2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ना, R1 अपॉन ये R2 नीचे आ जाएगा, R1/R2 बराबर यहाँ पे क्या है R4 अपॉन ये R3 नीचे आ जाएगा, R3 नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता ये चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब फिगर में आते हैं, फिगर में देखिए R1/R2 और R4/R3, यानी ये और ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो। देखिए अगर ये वाला R3 मानने हुए रहते ना तो ये डायरेक्ट हो जाता, R1/R2 बराबर R3/R4 डायरेक्ट हो जाता, लेकिन उल्टी हम यहीं पे मान ली। चलिए कोई बात नहीं है, समझना था। आप लोग जब प्रूफ कीजिएगा तो इसको R3 मान के प्रूफ कीजिएगा और इसको R4 मान के प्रूफ कीजिएगा, तो और आसानी से मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है। R1/R2 बराबर R3/R4, ये उल्टी होगी, कोई बात नहीं। यही हम लोग का क्या है, यही है हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम लोग का किसके लिए है, फॉर बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर के लिए। ये कंडीशन कब संभव है, यानी R1/R2 यानी ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए R1/R4, देखिए यहाँ पे R1/R4 को नीचे ला सकते हैं, यानी ये R1/R4 को रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या R2/R3 को, यानी R2/R3 को ऐसे भी कर सकते हैं। इसको या फिर इसको किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। ये तब संभव है, ये वाला रिलेशन तब संभव है जब बीचे बीचे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, ये प्रूफ हम लोग को क्या करता है, प्रूफ हम लोग को ये करता है कि अगर ये वाला दोनों रेसिस्टेंस और ये वाला दोनों रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शन अगर इक्वल हो जा रहा है, प्रोपोर्शन अगर इक्वल हो जा रहा है, तो ये जो बीचे वाला जो रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है ना, उसका कोई फर्क नहीं है। बीचे आप कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पूरा सर्किट में। जैसे कि अगर एगो बॉल यहाँ लगा दी, 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 और सबको तार से जोड़ दिए बैटरी से, तो देखिए इहो बॉल जलेगा, इहो बॉल जलेगा, इहो बॉल जलेगा, इहो बॉल जलेगा, लेकिन ये बीच वाला बॉल जलबे नहीं करेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो रेसिस्टेंस जो लगाइएगा ना, इस दोनों का रेसिस्टेंस और इस दोनों का रेसिस्टेंस, जरूर उसका प्रोपोर्शन, रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, तभी नहीं जलेगा बीच वाला बॉल। और जहाँ प्रोपोर्शन इक्वल नहीं हुआ उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये बॉल जलने लगेगा। ठीक है, देखिए अनबैलेंस्ड गैल्वेनाइड लिए थे। अनबैलेंस ये कब हो सकता है, जब इस दोनों के बीच का, यानी इस दोनों के बीच का करंट क्या हो या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इक्वल नहीं हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होता ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो इलेक्ट्रिक करंट घूम जाता अंदर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे अनइक्वल होता है, यानी एक दिन ज़्यादा एक दिन कम, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट घूस ही लगता है। और बैलेंस्ड गैल्वेनाइड में क्या था,
देखिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर में क्या था कि इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं था। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू नोट Q BD, यानी इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसीलिए अनबैलेंस्ड हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट घुस गया। लेकिन जब B बराबर D दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक, यानी ये बीचे रहे या नहीं रहे, इस सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। इससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो देखिए। न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये वाला इस दोनों का रिलेशन और ये वाला दोनों का रिलेशन, या इस दोनों का रिलेशन या इस दोनों का रिलेशन, दोनों का रिलेशन, दोनों के अगर प्रोपोर्शन का रिलेशन इक्वल हो जा रहा है, देखिए इक्वल हो जा रहा है, तो अगर बीचे बीचे कुछ भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम लोग को ख़त्म कर देना है, कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा बीचे, ठीक ना। और इससे हम लोग बहुत भारी भारी क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, अलग अलग तरीका का, अलग अलग रेसिस्टेंस का, अलग अलग सर्किट, अलग अलग तरीका का लगाया हुआ रहेगा रेसिस्टेंस, और वो बोलेगा कि इसका फाइनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। अब देखिए अब इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों का ऐड करेंगे, ये दोनों का ऐड करेंगे, फिर पैरेलल में हो जाएगा, काम बन जाएगा हम लोगों को। यही तो करना होता है, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, समझे। यही पुल बनाया हुआ था गेहूं को पार करने के लिए, गेहूं और पत्थर को ले जाने के लिए यही पुल बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये गेहूं पत्थर वाला समझ में आ गया होगा। अब इससे हम लोग रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो को न्यूमेरिकल करते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई होता है। सो ठीक ना, ब्रिज है हम लोग का। देखिए यहाँ पे हम नाम दे दें A B C D, वो A यहाँ देते हैं ना, A B C D, और हम लोग से पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। आप लोग इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकालना बहुत संभव है, डायरेक्ट नहीं मतलब बहुत कठिन है डायरेक्ट इसको निकालना। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ समझ में आएगा तो देखिए, तो कोशिश कीजिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। देखिए डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले ना इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में देखिए तो इसको चेंज करने का, देखिए यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एगो रेसिस्टेंस है, यहाँ कहाँ भाग रहा है, सी के पास भाग रहा है, ठीक है। एगो रेसिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, सी के पास ऐसे करके यहाँ सी के पास भेजा देते हैं, ठीक है। देखिए ए से एगो और रेसिस्टेंस है जो कहाँ तक जा रहा है, बी के पास जा रहा है, यहाँ से ऐसा ही करते हैं, कहाँ जा रहा है, बी के पास जा रहा है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए तो बी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है 10 ओम, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है डी के पास। तो यहाँ बी से एगो रेसिस्टेंस निकालते हैं, देखिएगा बी से एगो रेसिस्टेंस निकालते हैं, वो कहाँ जाएगा, डी के पास डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे। और देखिए इसके बाद सी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है, सी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, डी के पास। देखिए सी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये डी के पास जा रहा है। और देखिए एगो बी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है 20 ओम, वो कहाँ जा रहा है, सी के पास। यानी बी से एगो रेसिस्टेंस निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है सी के पास। बस यही ना है यहाँ पे, और ऐसे और वैसे देख लीजिए सेम टू सेम, ये फिगर और ये फिगर दोनों इक्वल है, सेम टू सेम डिट्टू है। जैसे आप मिलाना चाहते हैं, जोन चश्मा लगा के मिलाना चाहते हैं, आप मिला लीजिए दोनों को, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है, किधर किधर नाम दे दें। यहाँ से ए था, देखिए तो ए से सी, ए सी में 10 ओम है, ए से सी, ए सी, ए सी, ए सी, ये 10 ओम है। यहाँ से ए से बी है, ए से बी है, यहाँ से भी ये 10 ओम है। और सी से डी कितना है, ये भी 10 ओम रेसिस्टेंस है। बी से डी कितना है, बी से डी कितना है, 10 ओम रेसिस्टेंस है। और सी से बी कितना है, सी से बी कितना है, 20 ओम रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, या तो आप इस दोनों का प्रोपोर्शन कर सकते हैं, या आप इस दोनों का प्रोपोर्शन कर सकते हैं, या आप इस दोनों का प्रोपोर्शन कर सकते हैं, आप इस दोनों का प्रोपोर्शन कर सकते हैं। और दोनों को प्रोपोर्शन करने के बाद आप देखिए कि दोनों के अंदर इक्वलिटी का गुण आ रहा है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो
व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड ब्रिज है। बैलेंस्ड ब्रिज है तो इसके बीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसके बीचे का रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, इसका बीचे वाला का कोई मतलब नहीं रहा। तो चेक करते हैं, देखिए ये वाला 10/10 बराबर ये 10/10, तो 1 बराबर 1 आ रहा है, यानी दोनों तरफ का इक्वल है, यानी ये जो बीचे वाला रेसिस्टेंस है इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या, बचा x और y के बीच का ही तो रेसिस्टेंस टोटल निकालना था, तो सिंपल निकाल दीजिए। देखिए 10 और 10 यानी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 10 और 10 ये तो सीरीज में आ गया, तो 10 और 10 20 ओम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 और 10 20 ओम आ जाएगा। और फिर ये क्या आ जाएगा, ये फिर पैरेलल में आ जाएगा, इस तरह से ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, 20 ओम ऊपर चढ़ जाएगा, 20 ओम नीचे चढ़ जाएगा। 20-20 दोनों को कैलकुलेशन कर देंगे, 20-20 दोनों को कैलकुलेशन कर देंगे तो हम लोगों को फाइनली क्या निकलेगा 1/20 प्लस 1/20, फाइनली क्या निकला 20 1 + 1 यानी 1 रेसिस्टेंस फाइनल क्या निकलेगा 1 1 2 2/20 2 कम 2 यानी 1/10, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा 10 ओम फाइनल रेसिस्टेंस। समझें किस तरह से बनता है सो व्हीटस्टोन ब्रिज। यही है हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज का कैलकुलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह का आप देखिए, अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये निकल गया। अगर चाहें तो आप इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट मतलब I कितना फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे एक बैटरी लग जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मान लेते कुछ भी 1.5 वोल्ट का बैटरी लग गया, तो अब आप लोग निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एक और बाय यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यही था हम लोगों का फाइनली, ठीक ना, फाइनली हम लोगों का यही पढ़ना था। तो फाइनली ये चैप्टर आज हम लोगों को लगभग ख़त्म हो गया। इसमें हम लोगों का मेनली किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकेंड रूल के बारे में बेसिक थोड़ा ज़्यादातर जानना था, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का, और सबका प्रूफ भी आप लोगों को हम बताए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब का प्रूफ भी बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कहीं भी एग्ज़ाम में पूछे, तो एग्ज़ाम में तो बात सही है कि एग्ज़ाम में जब भी आप लोगों को पूछे तो एग्ज़ाम में आपको बढ़ा चढ़ा के ही लिखना होता है। जितना ही आप बढ़ा चढ़ा के एग्ज़ाम में लिखिएगा उतना ही आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप IAS UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको टू द पॉइंट लिखना होगा। वो टू द पॉइंट एग्ज़ाम में नहीं देखा जाता। एग्ज़ाम में देखा जाता है कि बच्चा लोग पेज भरा है कि नहीं भरा है। ठीक, पेज भरा होना चाहिए और थोड़ा साफ़ सुथरा लिखल रहना चाहिए, साफ सुंदर, ठीक ना, एकदम सुंदर लिखा हुआ रहना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। और पीछे वाला भी सब लोग रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आगे पढ़ते रहे और पीछे गोल होते जा रहा है। ठीक है ना, तो पीछे वाला भी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, सब लोग पढ़ते रहिए।